नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर यह आ रही है कि यूनियन नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जो लगभग 20 एकड़ के अंदर 220 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद में बना है। इतना ही नहीं, ये जो बना है ये पंजाब के अंदर लहरागगा करके एक जगह है, वहां पर बना है। और जर्मनी की एफडीआई आने के बाद में इस प्लांट को यहां पर डेवलप किया गया है। इस एफडीआई को लाने वाली जो कंपनी थी वो थी वर्बियो एजी करके। इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्लांट के बनने के बाद में आसपास के रीजन के जो राइस स्ट्रॉ होते हैं, जिन्हें हम लोग स्टबल भी कहते हैं, वो स्टबल 6 टन हर रोज यूज होंगे इसके अंदर। और उन स्टबल से अब बायोगैस जो है बनाई जाएगी, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाएगी। अब ये कंप्रेस्ड बायोगैस क्या होता है उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ सिटन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको यहां मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। आप यहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। देखो दोस्तों, बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि एफएओ द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई। एफएओ की एक रिपोर्ट ये दर्शाती है कि पंजाब और हरियाणा के रीजन के अंदर अगर जो स्टबल बर्निंग होती है उसे हम लोग 30% भी किसी और जगह पे यूज करें तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को 9.7 मिलियन टन तक कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को 66,000 टन तक कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसके लिए हम लोगों को 2,201 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो करना होगा। पंजाब हरियाणा के अंदर जो स्टबल बर्निंग का है, जो पीछे आपको दिख रहा है, स्टबल बर्निंग क्या होती है? जब खेती होती है, खेती के बाद में जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद में जो डंठल बच जाते हैं, इन डंठलों को जला दिया जाता है, उसे स्टबल बर्निंग कहा जाता है। और उसके अंदर से जो धुआं निकलता है उसी से कार्बन डाइऑक्साइड का और PM 2.5 का एमिशन होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेरे को स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, और स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए मुझे कुछ नए तरीके लेके आने पड़ेंगे। भारत सरकार द्वारा वही चीज बार बार की जाती है और अलग अलग प्लान जो है बनाए गए, जैसे कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अलग से बनाया गया था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा कारण स्टबल बर्निंग भी है एयर पॉल्यूशन का। और आपको पता है दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर सीवियरली बहुत ही खराब क्वालिटी की एयर जो है वो पहुंच जाती है। इतना ही नहीं, एक एक्शन प्लान भी बनाया गया था ताकि प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सके स्टबल बर्निंग को। इवन कई सारे डिकम्पोजर निकाले गए थे। इन डिकम्पोजर से क्या होता था? इन डिकम्पोजर से ये होता था कि किसान इन डिकम्पोजर को सब्सिडाइज रूप में खरीदेगा और जो स्टबल है उसको जलाने की बजाय इन डिकम्पोजर को वहां पर छीट देगा, जिसके बाद में वो जो डंठल मैंने आपको बताया, वो डंठल जो है वो सड़ जाएंगे और सड़ने के बाद वो उस खेत के अंदर रह जाएंगे, जो उस खेत के अंदर मैन्योर के रूप में यूज होगा, जिसके कारण से खेत की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ेगी। पर किसानों ने इन डिकम्पोजर को इतना यूज किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तो खुद किसानों को खरीदना पड़ रहा है ना, तो किसानों का खर्चा हो रहा है, तो क्यों खरीदेंगे भैया? मतलब यूं ही जलाने पे जो काम हो रहा है सस्ते के अंदर और बहुत जल्दी हो रहा है, उसके अंदर डिकम्पोजर का प्रयोग करो, पैसे खर्च करो, 10-15 दिन रुको ताकि वो स्टबल डिकम्पोज हो। तो किसानों ने इस चीज का प्रयोग किया नहीं। तो फिर भारत सरकार ने एक नई टेक्निक निकाली, कहा कि क्यों ना हम लोग किसानों को पैसा दें। किस चीज के लिए? पर स्टबल बेचने के लिए। क्यों ना हम लोग किसानों का स्टबल खरीद लें और उससे हम लोग अलग अलग चीजों का निर्माण करें, जैसे पैलेट। पीछे ये आपको इमेज के अंदर दिख रहे होंगे, पैलेट्स हैं। क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर या फिर कई बार आप खाना खाने जाते हो तो वो डामर के अंदर खाना बनाता है, तंदूरी रोटी, उसके अंदर भी इस तरीके के पैलेट जो है वो यूज होते हैं। तो क्यों ना हम लोग इन स्टबल को पैलेट के अंदर कन्वर्ट कर दें और हम लोग उसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज करें ताकि कोयले का इंपोर्ट वगैरह कम हो जाए। इतना ही नहीं, इसी स्टबल से इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है। इथेनॉल भी अलग अलग प्रकार का होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो ये सेकंड जनरेशन इथेनॉल के अंदर यूज आ सकता है। साथ में वेस्ट टू एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने में काम आ सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंटली कंप्रेस्ड बायोगैस को बनाने के अंदर यही स्टबल जो है वो काम आ सकता है। ऐसा हम लोगों को पता था, जिसके बाद में कंप्रेस्ड बायोगैस का ये प्लांट जो है वो डेवलप किया गया। सवाल उठता है कंप्रेस्ड बायोगैस क्या है? क्या होता है कि कभी आपने बायोगैस सुना है? ठीक है, क्या होता है, जितने भी बायोमास वगैरह होते हैं, जैसे बायोगैस प्लांट वगैरह जो गांव के क्षेत्रों के अंदर लगाए जाते हैं, काव डंग, कचरा, कूड़ा, सब कुछ एक साथ क्या किया जाता है, रख दिया जाता है और उसे डिकम्पोज होने दिया जाता है। जब वो डिकम्पोज होता है तो उसके अंदर से गैस निकलती है। कंप्रेस्ड बायोगैस के अंदर क्या होता है कि वो जो बायोगैस निकली है उसे प्यूरिफाई किया जाता है और फिर कंप्रेस कर दिया जाता है, जिसके बाद 90% तक मीथेन जो है यहां पर देखने को मिलता है। ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसकी मैं खासियत बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की जैसी फ्यूल इफिशिएंसी है और जैसा कंटेंट है, उसी तरीके का कंटेंट इस
बायोगैस के अंदर देखने को मिलता है। जिसके बाद में हम लोगों को फायदा क्या होगा कि अगर कंप्रेस्ड बायोगैस हम लोग भारत के अंदर बनाएं तो आप जानते हो कि भारत के अंदर कितना लाइव स्टॉक अवेलेबल है, कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, हर रोज लाखों की मात्रा में वेस्ट जो है वो हम लोग जनरेट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोगों के पास में एक तो पोटेंशियल है, इसी कारण से इतना पोटेंशियल है कि हम लोग मानते हैं कि कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या कि इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग का जो एनर्जी का इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, इसी की वजह से ऑयल और गैस की प्राइस के फ्लक्चुएशन जो इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं उसकी वजह से इंडिया में असर डायरेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। वो इंपोर्ट पे अगर डिपेंडेंसी कम होगी तो उस फ्लक्चुएशन का असर जो है वो भारतीय इकोनॉमी के ऊपर कम पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसानों की इनकम बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टबल वगैरह को बेचने कौन जाएगा? किसान ही जाएगा। इतना ही नहीं, अब अगर आप बायोगैस को डेवलप कर रहे हो तो अधिकतर ये क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर डेवलप की जाती है कंप्रेस्ड बायोगैस। खास रूप से जब ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर डेवलप की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी। ये सब कुछ जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस की वजह से हो सकता है। ये सब तो इकोनॉमिकल बेनिफिट है, पर वहीं कुछ एनवायरमेंट बेनिफिट भी है। एनवायरमेंट बेनिफिट क्या है कि ये एज कंपेयर टू द अदर फॉसिल फ्यूल अच्छी गैस है, मतलब कम एमिशन करती है, यानी कि हम लोग कार्बन एमिशन बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके जरिए हम लोग स्टबल बर्निंग जैसी जितनी भी चीजें उसको रोक सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो क्लाइमेट चेंज के टारगेट हैं हम लोग उनको भी अचीव कर सकते हैं। जिसके बाद में जो प्लांट बनाया गया, अब इस प्लांट के क्या बेनिफिट है थोड़ा सा उसको समझो कि इस प्लांट की कैपेसिटी मैंने बताई कि अभी क्या है कि हर रोज लगभग 6 टन तक की पैडी जो है वो ये प्रयोग करता है। भारत के मिनिस्टर द्वारा ये कहा गया है कि इसकी कैपेसिटी और बढ़ाएंगे और 300 टन तक लेके जाएंगे। जिसके बाद में आसपास के क्षेत्रों की पेडी के जो स्ट्रॉ है यानी कि जो स्टबल है उसे यहां पर यूज कर लिया जाएगा, जिसके कारण से स्टबल बर्निंग जो है वो कंट्रोल होगी आसपास के रीजन की। साथ में क्या होगा, इसी की वजह से हम लोग हमारी एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। साथ में क्या होगा कि जब इस स्टबल को कन्वर्ट किया जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस के अंदर तो डिकम्पोज हो गया तो गैस निकली, पर जो सॉलिड रह गया ना वो मैन्योर होता है। डिकम्पोज होने के बाद में जो सॉलिड बचता है, जैसे स्टबल है यानी कि वो जो डंठल है सॉलिड के फॉर्म में, वो डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, तो सड़ने के बाद में उसमें से जो गैस निकलेगी वो तो कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में मैंने प्रयोग कर ली, पर सॉलिड थोड़ी गैस में कन्वर्ट हुआ है। सॉलिड तो अभी भी सॉलिड है, तो जो सॉलिड स्लरी बनती है उसे हम लोग मैन्योर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो मैन्योर का जनरेशन भी हो जाएगा इसकी वजह से, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, साथ में फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, साथ में हम लोग जो हमारे गोल है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के यानी कि सतत स्कीम के गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे। 2018 के अंदर ये स्कीम जो है वो निकाली गई थी, जिसके तहत कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट जो है वो भारत के अंदर सेट किए जाने थे। तो वही चीज करने के लिए हम लोगों को यहां पर मदद मिलेगी ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हम लोग कंप्रेस्ड बायोगैस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सके। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, इस स्कीम के बेनिफिट क्या है, वही जो कंप्रेस्ड बायोगैस के बेनिफिट हैं, यानी कि क्या कि हम लोग जो वेस्ट है उसको फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर देंगे, जॉब क्रिएशन कर देंगे और व्हीकल के एमिशन को भी हम लोग कम कर पाएंगे। वही सेम ऑब्जेक्टिव, वही सेम बेनिफिट जो है वो इस स्कीम के भी हैं जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस के हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लग गया तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इतना ही नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाली है। और दोस्तों ये सब कुछ आपको बहुत ही सस्ते दामों के अंदर देखने को मिलेगा। इसी कारण से आज गांव-गांव में बच्चा जो है वो यूपीएससी के सपने देख पा रहा है। अगर आप ऑफलाइन क्लास के अंदर जाओगे तो जितने दाम में यहाँ पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है उतने दामों में वहां पर केवल और केवल टेस्ट सीरीज मिलती है, पढ़ाता कोई नहीं है, बस टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट जो है वो यहाँ पर हैं। साथ में प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 9 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो अलग से लॉन्च किया गया है अनअकैडमी द्वारा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो और कोड यूज कर सकते हो SRC10। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।